नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेंचेस ऑफ लॉ में, जिसमें हम बात करते हैं हर एक कानूनी पहलू के बारे में जो हमारे एक समाज से जुड़ा हुआ होता है। अधिकतर केसों में क्या होता है कि अधिकतर जो ऑफेंसेस होते हैं वो गलतफहमी की वजह से होते हैं। गलतफहमी बोलूं मैं, या उनके मन में जो ऑफेंस करता हूँ, उनके मन में ये नहीं रहता कि मैं जो गलत कर रहा हूँ उसका मुझे पनिशमेंट भी मिलेगा, मुझे उसका दंड भी मिलेगा। और जब ये गलतफहमी किसी भी आरोपी के दिमाग में आ जाती है, गुनाह कर देता है और वो गुनहगार बन जाता है। आजकल हम एक समाज में सुनते हैं कि पहले दहेज का कानून थोड़ा मुश्किल था 5-6 साल पहले। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट बड़े सेंसिटिव है इस मैटर के लिए कि दहेज अगर जेन्युइन प्रताड़ना हो रही है या दहेज डिमांड के लिए प्रॉपर उसका एक एविडेंस है, या डाउरी डेथ हो रही है, दहेज हत्या हो रही है, उसके प्रॉपर एविडेंसेस है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट और इवन लोअर कोर्ट आल्सो बड़े सेंसिटिव है कि इस मैटर को एक अलग आयाम तक लेके जाने और बड़े स्ट्रिक्टली इस चीज को, किसी भी दहेज के केस में आरोपी का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बेल डिसमिस का केस जो डाउरी डेथ में हुई है। नाम है योगेंद्र पाल सिंह वर्सेस राघवेंद्र सिंह एलियास प्रिंस एंड अनदर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट का जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है व्हेन मैरिज बिकम ए कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, कब दहेज पवित्र बंधन से व्यावसायिक लेन देन का एक जरिया बन गया है। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और आरोपी को तुरंत प्रभाव से कस्टडी मिलने का आदेश दे दिया। ये मामला क्या है? बेसिकली डिफरेंशिएट क्या होता है, हम देखते हैं कि कई बार सबूतों के अभाव में समाज में जो मैसेज आता है कि भाई सबूत नहीं थे इसलिए वो आरोपी बच गया, हो सकता है। कई बार जो हमारा जो न्याय का जो पद्धति है वो ये है कि किसी आरोपी के खिलाफ जब तक उसका एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स की कोई उसमें कड़ी में कोई भी गैप ना रहे तभी सजा देता है। नहीं तो अगर बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है तो कहीं आरोपी को बेनिफिट मिल जाता है। तब होता है जब एविडेंस की कमी है। इस मैटर में क्या था, साल 2023 में एक लड़की की शादी होती है और 4 महीने बाद में ही 5 जून 2023 को उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। आरोप है कि विवाह के दौरान उससे अतिरिक्त दहेज की मांग की गई थी। आरोप था कि उसने मांग की थी कि जैसे कि फॉर्च्यूनर गाड़ी हो वो डिमांड की गई थी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसको बोलेंगे। रात को मृतक जो लेडी थी उसने अपनी बड़ी बहन को कॉल किया और कहा कि उसके पति और रिश्तेदारों ने कुछ बदबूदार पदार्थ उसको जबरन दिया है। उसकी स्टेटमेंट थी जिसको डायग्नोसिस ही माना जाएगा। रात को मृतक ने अपनी बड़ी बहन को कॉल करके ये बताया कि उसके पति और रिश्तेदारों ने कुछ बदबूदार पदार्थ जबरन उसको दिया है। अगली जांच में फोरेंसिक लैब रिपोर्ट ने यह पाया कि महिला की मौत जहर खाने से हुई है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड खाने से हुई है। पुलिस ने दर्ज किया केस, चार्जशीट भी बनी और प्रारंभिक सुनवाई भी हुई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको जो आरोपी को जमानत दे दी। बाद में फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2025 को कहा कि शादी जो कि एक पवित्र और सम्मान आधारित संस्था होती है, आज दहेज की बुराई की वजह से न केवल वाणिज्यिक लेन देन बन चुकी है। 28 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि शादी जो कि पवित्र और सम्मान आधारित संस्था होती है, आज दहेज की बुराई की वजह से केवल वाणिज्यिक लेन देन बन चुकी है। ओनली कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन कि कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कितना दहेज लड़की लेके आ रही है, खाली ये ट्रांजैक्शन बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत को कानूनी रूप से खोखला कहा इस केस में जो दी गई है, क्योंकि इसमें मामले को गंभीरता, मृतक जो थी उसकी डाइंग डिक्लेरेशन और एविडेंस जो एफएसएल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इनको ठीक ढंग से नहीं साधा गया। साथ ही अदालत ने कहा कि एक महिला शादी के 7 साल के भीतर और विशेष रूप से पहले कुछ महीनों में अगर संदिग्ध रूप से मरती है तो उस पर दहेज से संबंधित क्रूएल्टी का आरोप हो तो कानून के तहत प्रिजम्पशन ये होती है, जो प्रिजम्पशन 11B इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई थी कि कहीं ना कहीं उसके साथ हैरेसमेंट हुआ है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये बेल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। अब ये फैसला क्यों जरूरी था? ये फैसला सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे समाज और हमारे कानूनी दृष्टिकोण और हमारी नैतिक जिम्मेदारियों के लिए भी एक बड़ा संदेश है। यह स्पष्ट करता है कि दहेज जैसी कुप्रथा अब अपराध का विषय है और अदालतें इसे हल्के में नहीं लेंगी। तो थोड़ी बहुत ढील तो किसी न किसी केस में हो सकता है, एविडेंस की कमी की वजह से समाज में दिख गई हो, उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट्स बड़े सेंसिटिव है। अब यह फैसला यह साबित करता है कि विवाह सिर्फ एक सामाजिक या पारिवारिक अनुबंध नहीं है, बल्कि एक भरोसे और सम्मान पर आधारित रिश्ता होता है। और यदि यह रिश्ता लालच और मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए मांगों का कारण बने तो न्याय व्यवस्था उसकी विरुद्ध खड़ी होगी। यह निर्णय जो डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अन्य दहेज हत्या के मामलों में भी एक प्रेसिडेंट उदाहरण बनेगी, ताकि जिम्मेदार लोगों को बख्शा ना जाए। अब बेसिकली बात यह कि जो ये दहेज से रिलेटेड जो मैटर है उनमें चुनौतियां क्या है? अदालतों को साबित करना होगा कि मांग दहेज की थी। सिर्फ शक या आरोप पर्याप्त नहीं होंगे, जैसे कि करने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दहेज मांग साबित नहीं हुई है तो दहेज की हत्या का धारा नहीं लगा सकती।
बेसिकली क्या है कि जो केस है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स होना चाहिए, दहेज मांगा है तो भी, नहीं मांगा है तो भी, क्योंकि बेसिकली कानून को ये डिसाइड करना होता है एविडेंसेस के बेस पे। अब एविडेंसेस अगर मांगा गया है उसके फेवर में है तो जो ऑनरेबल कोर्ट्स का जो रुझान होगा वो उनके फेवर में होगा। अगर डिफेंस ये प्रूव कर दे कि कोई भी दहेज नहीं मांगा गया है तो कानून का रुझान पक्ष में होगा। बेसिकली ऑनरेबल कोर्ट्स में भी ये चीज गई है कि अधिकतर केसेज में ये भी होता है कि कहीं ना कहीं जो डोरी का उत्पीड़न ना होते हुए भी ये दिखाया जाता है और जो निर्दोष लोग होते हैं उनको भी सजा भुगतनी पड़ जाती है। तो ऑनरेबल कोर्ट बड़ा विजिलेंट है इन चीजों के लिए और बेसिकली एविडेंसेस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि संदिग्ध की मौत पर दहेज हत्या का आरोप लगना चाहिए, जो गलत हो सकता है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन, फोरेंसिक रिपोर्ट, मोटिव बहुत बड़ी चीजें होती हैं। हमें समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। केवल कानून नहीं, समाज की सोच बदलनी होगी। शादी एक रिश्ता है, व्यापार नहीं है। बेसिकली हमें समाज में ये चीज पता होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ को भी। आजकल जो रिलेशन खराब हो रहे हैं कि एक डाउरी को, दहेज को एक हथियार के तरीके से यूज करना, कि जहाँ पे उत्पीड़न ना हुआ हो तो भी अगर हस्बैंड से बदला लेना है, उसकी फैमिली से बदला लेना है तो उनको ये उत्पीड़न दिखाना। या कई बार ऐसा होता है कि जो वर पक्ष होता है वो एविडेंसेस को मैनिपुलेट करता है, फैब्रिकेट करता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सामाजिक तौर पे एक हमारी ये कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि दहेज का जो ये कानून है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो और जो लोग दोषी है वो इस पनिशमेंट से बच ना पाए और जो निर्दोष है वो इस दहेज के जो केस है इसकी जद में ना आए। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल को सुना और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कानूनी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि किसी और जो निर्दोष लोग हैं वो चाहे वर पक्ष के हों चाहे वो वधू पक्ष के हों वो इस कानून की जद में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद।